जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूँ। आ जाओ बच्चों, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, बहुत सारा बच्चा इसके लिए वेट करते हैं कि ये टॉपिक कब स्टार्ट होगा। ठीक है ना जी। अच्छा, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स है क्या, यानी कुछ ऐसे रूल्स जो डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। यानी कि वैसा अगर इसको जनरल मेथड से करने जाएंगे तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन में आपको काफी समय लग जाए, बट अगर उसको प्रॉपर्टी पे सोचेंगे तो वो क्वेश्चन आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं जिससे हम क्वेश्चन में अप्रोच लगा के हम क्वेश्चन को फटाफट बाहर निकालते हैं, यानी उसके सॉल्यूशन हमें मिल जाता है काफी आसानी से। ठीक है ना। तो ये क्या रूल्स है उसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स का। तो रूल नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल्स ऐसा हो a to b f of x dx, ठीक है। अब यहां पे जो फंक्शन है उसकी वेरिएबल x है। अगर आप इसकी वेरिएबल को केवल वेरिएबल को चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, यानी कि x की जगह y लिख सकते हैं, y की जगह z लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो वेरिएबल बदल जाएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a to b f of y dy, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b फंक्शन ऑफ z dz, तीनों का आंसर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है ये आपको आगे समझ में आएगा जब हम इसको क्वेश्चन में लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं क्वेश्चन में तो क्वेश्चन की वेरिएबल जो है x से t में चला जाता है, अगर हम t मानते हैं। अगर वापस से उसको x फॉर्म में लाना हो तो हम t को x कभी भी मान सकते हैं, है ना। वहां पे ये रूल काफी कारगर सिद्ध होता है। ठीक है जी, ओके। तो इस तरह से ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है जी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, ये सेकेंड रूल क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में। ये क्या कहता है कि कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल्स का लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की वैल्यू बिल्कुल अगर सेम हो, यानी कि जो नीचे में नंबर हो वही ऊपर में नंबर हो, यानी नीचे और ऊपर की वैल्यू बिल्कुल सेम हो, तो उस डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो आंसर है वो 0 माना जाता है और ये प्रूवन। ठीक है ना। अब इसका आंसर 0 कैसे आता है वो आप समझ सकते हो कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी इनडेफिनेट पार्ट सॉल्व करेंगे तो बाद में हमें लिमिट अप्लाई करना होता है। और लिमिट का मतलब होता है कि पहले हम उसकी वैल्यू अपर लिमिट रख के निकालते हैं और फिर लोअर लिमिट के रख के निकालते हैं और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब दोनों अपर और लोअर लिमिट सेम हो तो इसकी जो इनडेफिनेट पार्ट की वैल्यू जो a पे आएगा वही b पे आएगा, मतलब ये दोनों सेम है तो अपर और लोअर लिमिट पे सेम वैल्यू आएगा और उसको माइनस करने से आंसर कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो अगर जब कभी भी आपके पास लोअर और अपर की वैल्यू सेम दिया रहे तो उस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करना, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स का सेकेंड रूल। ठीक है जी। तो ये 2 रूल था डेफिनेट इंटीग्रल्स का। अब आइए थर्ड रूल में आते हैं। तीसरा रूल डेफिनेट इंटीग्रल का क्या है। तो रूल नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है अच्छी तरह से समझना। माइनस ऑफ इंटीग्रल a to b f of x dx, बात को समझिए। यहां पे पहले माइनस लगा हुआ है, पहले माइनस लगा हुआ है। अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो। यहां से माइनस को हटाइए, b को नीचे लाइए, a को ऊपर लगा दीजिए, यानी कि लोअर एंड अपर लिमिट क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है ना। तो माइनस हटा के हम क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ, अच्छा ये ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा और नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। ऐसे करने से इंटीग्रल एक माइनस और दे देता है और एक माइनस पहले था तो माइनस माइनस वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पे आपको क्या सीखने को मिला कि अगर लिमिट इंटरचेंज कर दें तो एक माइनस पीछे आ जाता है,
मतलब साइन निगेटिव हो जाता है, और इसमें एक माइनस और था तो वो प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं ना, तो ये माइनस जो पीछे लगा रहता है वो थोड़ा सा इरिटेट करता है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं और माइनस वहां से अपने आप हट जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये था रूल नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। ये क्या कहता है कि अगर इस तरह से इंटीग्रल दिया हो a to c f of x dx, और AC के बीच में कितने भी नंबर आ सकते हैं। बताओ आप कि दो इंटीजर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, कितने रियल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। आ रहे समझ में? तो अगर हम लोग A और C के बीच में एक पॉइंट B को माने, जो कि वो लाई कर रहा है किससे किसके बीच? AC के बीच, तो आप इस इंटीग्रल को दो पार्ट में लिख सकते हो। पहला पार्ट का लिमिट A से B जाएगा, तो यहां पे A यहां पे B, एंड दूसरा पार्ट का जो लिमिट है वो B से C चला जाएगा, यानी यहां B आ गया, यहां C आ गया। क्लियर है? देखो अरेंजमेंट बढ़िया से समझो। अगर AB के बीच में कोई नंबर है और आप उस नंबर से इंटीग्रेशन को दो पार्ट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, ऐसा अलाउड है डेफिनेट इंटीग्रल्स में। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, है ना, दो पार्ट कर दिए। अच्छा, इसको मैं n पार्ट में तोड़ सकता हूं, तो इसके बीच बीच के नंबर लेके इसके n पार्ट में तोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, उसका भी एक जनरल फॉर्म में अभी लिख दूंगा। तो यहाँ पे पहला इंटीग्रल का लिमिट a से b आएगा एंड दूसरा इंटीग्रल का लिमिट b to c आएगा, तो b to c आ गया। याद रहे, पीछे वाले इंटीग्रल का अपर लिमिट एंड आगे वाले इंटीग्रल का लोअर लिमिट सेम होना चाहिए। ऐसे कर करके हम इसको इनफाइनाइट टर्म्स कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे n टर्म्स में तोड़ सकते हैं। चलो, फंक्शन ये एज इट इज f ऑफ x dx, इसमें भी लगाओगे, इसमें भी आप f ऑफ x dx लगाओगे, तो ये जो है ये टूट के दो बन गया है। ठीक है ना। और अगर इस दो को जोड़ना हो तो जोड़ने से पहले ऐसा लिमिट्स में अरेंजमेंट होना चाहिए, क्या कि पीछे वाले, पहली बात जोड़, ये मर्ज कब होता है? जब दोनों का फंक्शन सेम हो, यानी देख लो fx इसमें भी है, वही fx इसमें भी है। ठीक है ना। अब लिमिट में क्या होना चाहिए? तो पीछे वाले इंटीग्रल का अपर नंबर एंड लोअर, आगे वाला इंटीग्रल का लोअर लिमिट, ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इन दो इंटीग्रल को मर्ज करके एक में ला सकते हो। तो इस तरह से ये टूटता है और उस तरह से ये जुड़ता भी है। तो इसको स्प्लिट करके ये लिखा जा सकता है, इसको मर्ज करके ये लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी एक इंटीग्रल को तोड़ के मल्टीपल इंटीग्रल्स में हम ला सकते हैं, या फिर मल्टीपल इंटीग्रल को मर्ज करके एक इंटीग्रल में ला सकते हैं। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा और समझिए। मान लेते हैं हमारे पास लिमिट 1 to 10 है एंड fx को इंटीग्रेट करना है 1 से 10 तक। क्लियर है जी। अब आप समझ रहे हो कि 1 से 10 में आप इसको मल्टीपल टर्म्स में तोड़ सकते हो। जैसे कि अगर मुझे इसका 3 पार्ट करना है, 3 पार्ट में इसको ले आना है, तो कैसे लाएंगे? इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 अपने मन से 3 पार्ट fx dx। अब अगला जो टर्म होगा उस इंटीग्रल के लोअर, नीचे क्या लगाना है? जो इसके ऊपर था, यानी कि यहाँ 3 लगाना है, ऊपर कुछ भी लगाओ, लेकिन जाना है कहां तक? 10 तक ही, तो 10 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। तो मैं 3 से 8 तक चला जाता हूं सेकेंड पार्ट में, fx dx। आइए जी, एक और पार्ट करना है हमें। तो अब इस पार्ट का नीचे वाला नंबर कितना होगा? 8 रहेगा एंड ऊपर वाला हाईएस्ट, यानी 3 पार्ट में करना था तो तीसरे में ये 10 आना चाहिए, तो ऊपर में 10 fx dx हो गया जी। यानी कि इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके इसकी रिजल्ट को जब हम जोड़ेंगे तो बिल्कुल ये इसके रिजल्ट के बराबर आएगा। ठीक है जी।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बताओ बेटा, इसको सॉल्व करना आसान है या इसको सॉल्व करना आसान है? इसमें तो 3 इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें एक इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर है? जैसे कि एक एग्जांपल से आप इस चीज को समझ सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5 x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 to 10 x dx। ठीक है ना, इसका आंसर फाइंड करना है। तो देखिए, पहली बात, तीनों इंटीग्रल में फंक्शन हमारा सेम है, ठीक है ना, फंक्शन सेम है। अब देखो, फर्स्ट पार्ट के जो ऊपर वाला नंबर है वो सेकंड में नीचे में दिया गया है, सेकंड के ऊपर वाला नंबर जो है वो थर्ड के नीचे में दिया गया है। इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, मर्ज करके एक इंटीग्रल बना सकते हैं। और वो कैसे बनेगा तो ध्यान से आप देखते रहना। पहले तो फंक्शन सेम होना चाहिए जो है। अब आप इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, क्या बचा, इसके नीचे वाला बचा और इसके ऊपर वाला बचा, वही लिमिट रहेगा। तो यहां 1 लगा दो, यहां पे 10 लगा दो। और फंक्शन क्या था हमारा, x इंटू dx। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना टाइम सेव हो जाएगा, है ना, मतलब इसका 1/3 टाइम में ये आ जाएगा। चलो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी, x²/2। चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दो। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 10 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 का हाफ करेंगे तो 50। इसमें से माइनस कर दो, है ना, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1/2। तो फाइनली कितना आ गया, फाइनली आ गया 49.5। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर है? तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें एक इंटीग्रल को हम मल्टीपल पार्ट में तोड़ सकते हैं या फिर मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ा हुआ इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, मर्ज करके एक इंटीग्रल में ला सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का किंग है, यानी कि इसीलिए इसका नाम किंग्स प्रॉपर्टी भी बोला गया है। ठीक है ना, अकेला इस प्रॉपर्टी से हम इंटीग्रेशन के लगभग 80 to 90% क्वेश्चन करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स के। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को हम हाईलाइट करेंगे और इसका नाम है किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्या है इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट, वो आप समझने का कोशिश कीजिए। ये क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। इस इंटीग्रल को आप इस तरह से लिख सकते हो, मतलब इससे इस तरह से लिखने से आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि जो इसका आंसर आना है वही आंसर इसका आएगा। ठीक है ना, और जो आप लिख के लाओगे ना, वो फॉर्म काफी आसान हो जाएगा, किसके लिए, इंटीग्रेशन में आगे बढ़ने के लिए। चलिए जी, तो रूल क्या कहता है, ये जो फंक्शन का x है, फंक्शन का x नोट करना, फंक्शन में जो x है, फंक्शन के गोद में जो x है, उस x को आप रिप्लेस कर सकते हो। कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो अगर आप फंक्शन की x को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे तो भी इंटीग्रल वही आएगा जो पहले आता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a to b, यानी लिमिट में कोई चेंज नहीं है, f ऑफ फंक्शन की x बदलेगा इससे, a प्लस बी माइनस x dx। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बिल्कुल इक्वल आता है। ठीक है ना, और इसको इस फॉर्म में लिख लेने से हमारा काम काफी आसान हो जाता है। इसके लिए मैं आपको कुछ अभी एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूं। बात समझ में आया? इस प्रॉपर्टी का नाम है किंग्स प्रॉपर्टी, और ये सही मायने में किंग है डेफिनेट इंटीग्रल्स का। चलिए मैं कुछ आइडिया देता हूं इसको कैसे हम यूज में लाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 sin स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। इसका आंसर बताइए, यानी कि इसको हम i से इक्वेट कर देते हैं क्योंकि इसकी आंसर को मैंने i मान लिया। चलो जी, और इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। आगे का स्टेप क्या है, इसमें आप प्रॉपर्टी नंबर 5 को अप्लाई कर दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 को आपको अप्लाई कर देना है इसमें। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 वही किंग्स प्रॉपर्टी। इससे क्या करते हैं, फंक्शन की जो x है यानी साइन की जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो आप x को बदल के 90 माइनस x कर सकते हो, कर दीजिए जी। इससे LHS में कोई चेंज नहीं, i ही रहेगा, यानी i इज इक्वल टू, इसको हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से π/2, ये साइन स्क्वायर x की जगह π/2 माइनस x dx। और फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा कॉस में चला जाता है, तो ये बन गया cos स्क्वायर x dx एंड इज इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद सेकेंड इक्वेशन ये आ गया, दोनों का LHS सेम है। अब स्टेप थर्ड में मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर सकता हूं। हमें i निकालना है किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो मैंने इन दो इक्वेशंस को मैं कोई भी मैनिपुलेशंस दे सकता हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें i चाहिए। तो अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं, अच्छा सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i ही हट जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो हम इसको ऐड करके देखते हैं। और वैसे भी क्लू मिल रहा है, एक में साइन स्क्वायर थीटा है, दूसरे में कॉस स्क्वायर है, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल के पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो कुछ ना कुछ हमें आइडिया मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देता हूँ। जब ऐड करेंगे तो i में i ऐड होके कितना हो जाता है, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। चलिए अब इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx। क्लियर है जी। अब ये आइडेंटिटी बन गया ट्रिग्नोमेट्री का जो 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और इसका रिजल्ट 1 इंटू dx। क्लियर है। अब आप देखिए 1 का इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स है तो इसमें हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे बस लिमिट लगा दीजिए, नीचे 0 ऊपर π/2 और अपर माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। तो पहले अपर लिमिट डालोगे तो ये π/2 बनेगा, और इसमें माइनस करेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे तो 0, तो उसमें से 0 हटाओगे वही रह जाएगा, ठीक है ना। तो 2i की वैल्यू कितना आ गया, π/2, एक कांस्टेंट आ गया। तो हमें i चाहिए था, तो i इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए तो i इक्वल टू कितना आ गया, π/4 आ गया। और देखो हमारा आंसर मिल चुका है, और इसी हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। तो इसकी मेथड्स को समझ लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करना भी नहीं पड़ा, सिंप्लीफाई होके ये कितना बन गया, 1। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो कितना आसान क्वेश्चन को कर दिया। तो ये है किंग्स रूल। किंग्स रूल में फंक्शन की x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, और उससे जो सेकेंड इक्वेशन बनता है उसको फर्स्ट के साथ आप मैनिपुलेट करके i तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। और यही इसका क्या होता है, प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। आई होप ये आपको किंग्स रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वींस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का नाम है किंग्स रूल, क्वींस प्रॉपर्टी। चलिए जी, क्या है क्वींस रूल, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्वींस रूल, ठीक है ना। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a f of x dx, इसको आप ब्रेक करके
इस फॉर्म में लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of 2a माइनस एक्स dx। याद रखना, इसी को बोलते हैं क्वींस रूल, यानी इसको तोड़ के दो पार्ट कर दिए, यानी कि लिमिट को हमने चेंज किया। देख रहे हो, 0 से 2a था तो हमने 0 to a में दो इंटीग्रल बना लिया। इसमें fx ये एज इट इज आता है और अगले वाले में fx बदल के आता है, और बदलता किससे है? वही किंग्स रूल से, क्योंकि आप लोअर लिमिट में अपर लिमिट जोड़ोगे तो 0 + 2a = 2a, और इसमें x हटा देंगे तो 2a - x हो जाएगा। तो इस पार्ट में कौन सा रूल लगा है? फंक्शन किससे बदला है? इसमें लगा है किंग्स प्रॉपर्टी से। ठीक है जी, तो ये है क्वींस रूल। इसके दो केसेस होते हैं, तो इसका केस नंबर 1 देखो क्या है ये। इसमें अगर f of 2a माइनस x करने से वापस से हमें fx ही मिले, बताएंगे कुछ क्वेश्चंस में, तो आप इसको क्या कैसे चेंज करोगे? ये fx ये भी fx, लिमिट भी सेम, तो ये डबल हो जाएगा ऐड होके दोनों पार्ट, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx। कब? जब इस केस में फंक्शन हो। सेकंड, इसका एक और केस बनता है जिसमें f of 2a माइनस x की वैल्यू माइनस ऑफ f of x आ जाता है, यानी इस फंक्शन के निगेटिव आ जाता है। ऐसे आने से यहां पे माइनस ऑफ fx बन जाएगा और ये प्लस ऑफ f of x है, तो ये इसको क्या कर देगा? कैंसिल, एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो ये है आपके क्वींस रूल। ठीक है ना, इसमें बस लिमिट को चेंज करते हुए देखा गया है। तो इसमें लिमिट चेंज यानी 0 to 2a को हम 0 to a में दो पार्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट में fx खुद आता है और सेकेंड पार्ट में उस पे किंग्स रूल लग के आता है। क्लियर है जी? तो ये चलो, इसके दोनों केसेस याद रखना। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, वो क्वेश्चन ये है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर 0 to पाई में साइन का इंटीग्रेशन आपसे पूछता है तो आप इसको किंग्स प्रॉपर्टी यानी क्वींस प्रॉपर्टी लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 0 to π/2 sin x dx। याद रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब लिमिट 0 to π/2 आ जाता है तो इसमें बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे और भी रूल है सॉल्व करने का। इसीलिए मैं लिमिट को यहाँ पे क्या कर दिया? बदल के π/2 में ले आया, और ये लिमिट बदलने का काम कौन किया? क्वींस प्रॉपर्टी किया। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन के लिए काफी फेमस है। ठीक है जी, और इसके साथ अगर कॉस दे देता है यानी 0 से पाई में cos x का इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाता है। यानी कि फर्स्ट केस वाला जो था, यानी फर्स्ट केस जिसमें डबल हो जाता है, ये इस वाले क्वेश्चन में लगता है। एंड सेकेंड वाला जो केस है जिसमें माइनस ऑफ f of x आके इसको 0 कर देता है, ये सेकेंड वाले क्वेश्चन में लगता है। क्लियर है? तो याद रखना, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर हाईलाइट करें, वो आपको काफी काम देगा आगे क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो ये पहला वाला जो है, ये फॉर्मूला आप एकदम याद रख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है। ये था प्रॉपर्टी नंबर 6, इसको हमने क्या नाम दिया? क्वींस रूल दिया। ठीक है ना, अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 7, ये क्या कहता है? इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7। अच्छा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑड एंड इवन फंक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो फंक्शन के नेचर के अनुसार इंटीग्रेशन की जो रूल होती है वो होता है ऑड एंड इवन प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखा, इसका क्या स्टेटमेंट है। आपके पास एक फंक्शन इस लिमिट के साथ आ जाए -a2 + a, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव ऑफ a से पॉजिटिव ऑफ a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और इस लिमिट में आपको एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है।
ठीक है जी। अब इसके दो ब्रांच होते हैं। पहला ब्रांच, इसकी वैल्यू 0 हो जाता है कब? इसकी वैल्यू 0 हो जाता है कब? जब ये जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन हो, यानी f ऑफ x अगर ऑड फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर 0 ही आता है। आपको फंक्शन उसमें कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा, ऐसा फंक्शन दिया रहेगा जिसका ऑड एंड इवन नेचर निकालना आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी, लेकिन वो रहता है ऑड नेचर पे और उसका आंसर डायरेक्टली 0। जब इस तरह का लिमिट हो, नेगेटिव ऑफ ए से पॉजिटिव ऑफ ए, जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स में इस तरह के लिमिट का क्वेश्चन दिखता है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऑड इवन प्रॉपर्टी वाले से क्या होता है बेटा, दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन को चेक करना है कि ऑड है या इवन है। अगर ऑड निकले तो आंसर इसका 0, और याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है ये 0, क्योंकि बेटा बिना इंटीग्रेशन किए हुए आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, ठीक है ना। एंड दूसरा कि फंक्शन अगर इवन हो, फंक्शन अगर इवन हो तो देखिएगा, फंक्शन अगर इवन हो तो ये लिमिट को बदल के ऐसे कर लेना, ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx, ठीक है ना। तो ये इस फॉर्म में आ जाता है कब, जब f of x एक इवन फंक्शन, ठीक है जी। अच्छा, ऑड और इवन नेचर ऑफ फंक्शन आपको आता है क्या, ठीक है ना। फंक्शन ऑड है या इवन है ये हम कैसे चेक करते हैं, तब अगर इसकी ग्राफ पता रहेगा तो आप फटाफट इसका आंसर मतलब वेरीफाई कर सकते हो। एक चीज मैं आपको बताऊं, ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं? ऑड फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? वो फंक्शन जिसका ग्राफ ओरिजिन के सिमेट्री आता है, ऑड कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को बताऊं तो आप जो है इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ऑड और इवन वाली चीज को, ठीक है ना। ऑड एंड इवन वाले चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ठीक। अब देखिए यहां पे ऑड और इवन प्रॉपर्टी क्या है, कैसे इस चीज को समझेंगे। मान लो कि एक फंक्शन है और जिसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और उसका ग्राफ कुछ इस शेप में आ गया, इस शेप में आ गया। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका क्या है पार्ट है, उतनी ही क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में पार्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन का फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हिस्सा इसी का इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन ग्राफिकली, ठीक है ना। अच्छा, अब इस फंक्शन को अगर हम -a से a तक इंटीग्रेट करें तो -a समवेयर क्या होगा, यहां पे लगा देते हैं, ये आपका -a है, एंड +a यहां पे लगा देते हैं। तो 0 से आगे a तक जितना विड्थ होगा उतनी ही विड्थ 0 से पीछे -a तक होगा, ठीक है जी। तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स का काम क्या है, एरिया देना। तो कहने का मतलब ये वाला रीजन इसके साथ बाउंड हो रहा है एंड ये रीजन इसके साथ बाउंड हो रहा है। तो यहां पे इसकी जो वैल्यू है, चूंकि ये रीजन क्या है x के नीचे है और ये रीजन उतना ही x के ऊपर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। यानी कि ये जो इसको जो है ये इसको कैंसिल कर देता है, यानी दोनों आपस में माइनस होके आंसर क्या कर देता है 0, क्योंकि यहां पे एरिया नहीं है ना। यहां पे क्या है, ये वाले रीजन और ये वाले रीजन का टोटल क्या है, तो टोटल मतलब जो x के ऊपर है वो पॉजिटिव, x के नीचे है वो नेगेटिव। क्योंकि विड्थ दोनों का बिल्कुल सेम था, कर्व बेटा क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगा, सेम। इसका 0 से लेके a तक, यानी 0 से लेके a तक ये वाला जो फंक्शन है, इसको अगर मैं y = fx मान लूं, इसका इंटीग्रेशन
आई आएगा। वही माइनस ए से जीरो तक, माइनस ए से जीरो तक सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस आई। आगे समझ में? तो हमें इन दोनों को कंबाइंड करना है, यानी कि माइनस ऑफ ए से प्लस ऑफ ए तक अगर बात करें एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, तो एक से आई आया, दूसरे से माइनस आई आया, तो ये दोनों कट के आंसर कितना हो गया जी, जीरो। तो यही कॉन्सेप्ट है जीरो होने के पीछे। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये था ऑड फंक्शन के लिए। इवन फंक्शन क्या है, वो होता है एक्सिस सिमेट्री, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है एक इवन फंक्शन। दिख रहा है ना, इसमें क्या है, वाई एक्सिस के ये सिमेट्री हो गया, मतलब जितना वाई एक्सिस के इधर उतना ही इधर। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे आप, इसको अगर मैं माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करूं तो यहां पे माइनस ए आएगा, और इस तरफ यहां पे क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। जीरो से ए तक जितना विड्थ उतना ही क्या है, जीरो से माइनस ए तक विड्थ। यानी कि आपको अब कौन कौन सा रीजन आएगा इसके इंटीग्रेशन का, एक तो ये रीजन आएगा और ये भी, ये दूसरा रीजन आएगा। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जीरो है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से जीरो वाले का है, माइनस ए से जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, इसको मैं मान लेता हूं आई। और अगला ये वाला जो हिस्सा है वो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए तक का है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, और चूंकि विड्थ सेम है, कर्व सेम है, तो ये भी आई ही होगा, सिमेट्री में है तो। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड करना है। तो बताइए आप कि माइनस ए से सीधा प्लस ए तक का अगर मैं इंटीग्रेशन आपसे पूछूं एफ एक्स का, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। दैट मीन्स आई प्लस आई जुड़ के कितना हो जाएगा जी, 2i। 2i का मतलब है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स का डबल। वही चीज यहां पे इस प्रॉपर्टी में लिखा गया है, देख रहे हो, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स का डबल हो जाता है। तो इवन फंक्शन में ओरिजिन सिमेट्री ग्राफ बनता है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। एंड सॉरी, ऑड फंक्शन में, इवन फंक्शन में एक्सिस सिमेट्री बनता है, तो ये डबल हो जाता है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है ऑड एंड इवन फंक्शन का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि फंक्शन ऑड है या इवन है। वो तो मैं ग्राफिकली बताया, इसको मैनुअली कैसे सीखेंगे। ठीक है ना, फंक्शन ऑड है या इवन, इसको हम मैनुअली कैसे पता करेंगे, बिना ग्राफ का यूज किए हुए, मैनुअली। ठीक है ना, तो किस तरह से पता चलेगा, आइए जी। ठीक, अब यहां पे देखो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑड एंड इवन फंक्शन, ये फंक्शन चैप्टर के अंदर भी बच्चों को पढ़ना होता है, और इससे जो है क्वेश्चन एनडीए में पूछता है ऑड एंड इवन फंक्शन। एक फंक्शन दे देगा, अब बोलेगा कि ये ऑड है या इवन है, या फिर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो नाइदर ऑड नॉट इवन हो जाएगा। तो ऑड और इवन को हम कैसे टेस्ट करते हैं, मान लो कि एक फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये फंक्शन ऑड नेचर में कब आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स, यानी x को आप बदल के क्या कर दोगे, माइनस एक्स, अब फिर उसमें दोगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू देगा। f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो fx पे था वही माइनस f ऑफ माइनस एक्स पे ही, ऑड के लिए निगेटिव होना चाहिए। इस तरह से मैं समझा दूं, इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझो कि x पे और माइनस एक्स पे अगर वैल्यू एक दूसरे का निगेटिव आ गया, यानी कि x पे फंक्शन y दे रहा है एंड माइनस एक्स पे फंक्शन अगर माइनस y दे दे, इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑड है। बात समझ में आया? तो x पे y माइनस एक्स पे माइनस y, देन द फंक्शन इज ऑड फंक्शन। इसी चीज को ऐसे बोला जाता है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये है कंडीशन ऑड फंक्शन का, कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, फंक्शन जो ओरिजिनल था वो निगेटिव में आ गया तो फंक्शन ऑड हो गया। वही इवन के लिए क्या है,
कोई चेंज नहीं है। आप x डालो या -x डालो, फंक्शन जो था वही -x पे भी आएगा। तो इसके लिए इवन के लिए क्या है कंडीशन कि f ऑफ -x इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ये होता है इवन फंक्शन का कंडीशन और ये होता है ऑड फंक्शन का कंडीशन। बात समझ में आया? तो फंक्शन एट x एंड फंक्शन एट -x आर इक्वल, देन द फंक्शन इज इवन। ऑड में क्या है? फंक्शन एट x एंड फंक्शन एट -x आर निगेटिवली इक्वल, देन द फंक्शन इज ऑड। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं। एक फंक्शन ले लेते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू cos थीटा, cos x। ये फंक्शन ये ऑड है या इवन, कैसे पता चलेगा? तो x पे तो cos x है, -x पे क्या है? तो cos ऑफ -x। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता है कि cos माइनस थीटा वापस से cos थीटा हो जाता है, तो ये वापस से कितना आ गया? cos x। इसका मतलब x पे cos x, -x पे भी cos x। तो हम इसको लिख सकते हैं कि f ऑफ -x और f ऑफ x पे फंक्शन सेम आ गया, देन द फंक्शन इज इवन फंक्शन। वही अगर निगेटिव आ जाता तो फंक्शन इज ऑड फंक्शन। जैसे कि साइन की बात करें तो fx इक्वल्स टू साइन x ले लीजिए। तो x पे तो साइन है, -x पे कितना है? तो साइन ऑफ -x। साइन ऑफ -x का मतलब है माइनस आगे माइनस साइन x हो गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों निगेटिवली इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। और ये जहां पे इस तरह का कुछ कंडीशन आए तो वो फंक्शन ऑड होता है। तो समझ में आया ऑड एंड इवन फंक्शन मैनुअली कैसे चेक किया जाता है और ग्राफिकली कैसे चेक किया जाता है, दोनों आपने सीख लिया। ठीक है जी। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज था किसका? डेफिनेट इंटीग्रल्स का। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता देता हूं, मॉडुलस फंक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी होने वाला है। मॉडुलस फंक्शन के लिए तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट लिख लेना। आई थिंक ये 8 नंबर प्रॉपर्टी होने वाला है ना, प्रॉपर्टी नंबर 8। ये प्रॉपर्टी हम तब यूज करेंगे जब आपके पास मॉडुलस फंक्शन दिया रहेगा, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है ना। अब बात को समझना, हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x माइनस a इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हमें p से q में करना है। तो इसका क्या होगा आंसर? तो आपको पता है ना, पहले मॉड को ब्रेक करेंगे, अब ब्रेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। तो मॉड फंक्शन तब तक टफ होता है जब तक मॉड लगा हुआ है, और मॉड पता है कि जब बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस 2 साइन के साथ। ठीक है ना। तो ये फंक्शन पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू इसकी टर्निंग पॉइंट से आगे होगा, और नेगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू इसकी टर्निंग पॉइंट से पीछे होगा। तो सर ये टर्निंग पॉइंट जो आप बोल रहे हो वो है क्या? तो इसकी टर्निंग पॉइंट कैसे निकाली जाती है? तो टर्निंग पॉइंट का मतलब जिस पे मॉड है उसकी रूट। तो मॉड किस पे है? x माइनस a पे। तो इसका रूट कैसे निकलेगा? 0 से इक्वेट कर दो, x निकाल लो। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो a है। तो a से अगर ग्रेटर रहेगा उस केस में ये फंक्शन को पॉजिटिव लेंगे, एंड a से लेस अगर लिमिट रहेगा तो इस फंक्शन को नेगेटिव लेंगे। अब मान लो कि ये जो a है वो इन दोनों के बीच में आ गया, यानी a किस किस के बीच में है? p से ग्रेटर है और q से लेस है। तो अब इसको पहले क्या करना है? इंटीग्रल को 2 पार्ट करेंगे। पहले तो p से a आएगा, एंड आगे a से q तक जाएगा, a से q तक जाएगा, a से q तक जाएगा। क्लियर है जी? अच्छा, तो मैंने क्या बोला? ये टर्निंग पॉइंट से पीछे क्या होता है फंक्शन? मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव होता है। तो हम लोग इसके अपर लिमिट को देखते हैं। तो अपर लिमिट क्या है? यहां पे a है, तो ये सबसे लास्ट पॉइंट है। तो p से लेके a में फंक्शन क्या है? टर्निंग पॉइंट से पीछे, क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट a है। तो ये पूरे जो लिमिट है उसमें ये क्या है? a से पीछे चल रहा है। तो a से पीछे यानी कि टर्निंग पॉइंट से पीछे, तो इसको हम लोग नेगेटिव में रखेंगे। तो यहां पे माइनस ऑफ x माइनस a dx करेंगे। बात समझ में आया? तो टर्निंग पॉइंट से पीछे के लिमिट में इसको नेगेटिव रखना है, एंड फिर टर्निंग पॉइंट से आगे वाले लिमिट में
यानी कि ए से क्यू में, ए से क्यू में ये हमारा मॉड जो है वो पॉजिटिव में रहेगा, तो इसमें प्लस लगा देंगे, यानी प्लस बाहर कर देते हैं और ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू डी एक्स। अब देखिए जी मॉड हट गया, मॉड हट गया तो अब तो ये काफी आसान हो गया। इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिए, आंसर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस प्रॉपर्टी। क्लियर है? फिर से एक बार बताऊं, आप जिस पे मॉड लगा हुआ है उसकी टर्निंग पॉइंट निकाल लेना। अगर वो पॉइंट लिमिट के अंदर आ गया तो उस पॉइंट से पीछे वाले लिमिट में इसको निगेटिव रखना है और उस पॉइंट से आगे वाले लिमिट में उसको पॉजिटिव रखना है, यानी उस पॉइंट से आप लिमिट को तोड़ दोगे। क्लियर है? अच्छा, यहां पे एक सवाल आता है कि सर इसकी जो टर्निंग पॉइंट है वो लिमिट से आगे का आ गया, तब क्या है, कैसे तोड़ेंगे? तो लिमिट से आगे यानी कि ये P और Q ये दोनों की वैल्यू जो है वो A से पीछे चल रहा है, यानी इसकी टर्निंग पॉइंट आगे है और लिमिट पीछे है। इसका मतलब टर्निंग पॉइंट से पीछे ही लिमिट खत्म हो रहा है, तो इसकी एक ही विंग होगा और वो कौन सा वाला आएगा, निगेटिव वाला। कि टर्निंग पॉइंट से पीछे लिमिट खत्म हो रहा है तो इसका मतलब कि फंक्शन जो है वो पूरे लिमिट के अंदर निगेटिव रहेगा। क्लियर है? अच्छा, ऐसा आ जाए कि इसकी जो टर्निंग पॉइंट है वो पीछे हो गया और लिमिट आगे हो गया, कहने का ये मतलब कि यहां पे A की वैल्यू हमारे पास 1 है, P की वैल्यू 2 एंड Q की वैल्यू 3 आ गया। तो आप क्या देख रहे हो कि ये टर्निंग पॉइंट से आगे का लिमिट दिया गया है, टर्निंग पॉइंट से दोनों लिमिट आगे है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो टर्निंग पॉइंट से आगे है, इसका मतलब ये इसका एक ही पार्ट बनेगा और वो पॉजिटिव वाला लिया जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट ज्यादातर यही रहता है कि वो जो लिमिट दिया रहता है उसके अंदर की ही वैल्यू टर्निंग पॉइंट बनता है, वैसे ही टर्निंग पॉइंट बना के देता है ताकि उसके लिमिट के वो अंदर लाई करे। उससे क्या है कि इसकी दो पार्ट बनती है, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। अगर टर्निंग पॉइंट लिमिट से आगे चल रहा है इसका मतलब है कि पूरे फंक्शन जो है उस लिमिट के अंदर निगेटिव हो जाएगा। एंड टर्निंग पॉइंट उस लिमिट के पीछे हो गया, इसका मतलब फंक्शन जो है ना, उस लिमिट के अंदर अगर फंक्शन को देखें तो टर्निंग पॉइंट से आगे है और आगे है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होता है, मॉड हटा दीजिए, मॉड हटा दीजिए और ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। तो ये क्या था, प्रॉपर्टीज, काफी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि एडवांस लेवल में काम आता है। वालिस थ्योरम क्या है, गामा फंक्शन क्या है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी आता है, वो भी आता है। तो वो सब जो है वो ये जेई में ज्यादातर पूछा जाता है। वैसे मैं उसको भी आपको बता दूंगा कि वो क्या है नहीं है, वो नेक्स्ट और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इतना जो प्रॉपर्टी बताया ये आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से आप जान लिए होंगे और ये कैसे क्वेश्चन में हमें हेल्प करता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेन प्रॉपर्टी कौन सा है, पहला किंग्स रूल, दूसरा क्वींस रूल एंड तीसरा ऑड इवन वाला रूल, ठीक है ना। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर ये तीन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रहा है, इस पे आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो, ठीक है जी, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स वाकई में आपके लिए आसान हो गए, ठीक है जी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम हो सकता है कुछ और प्रॉपर्टीज की जिक्र करें, है ना, जो कि जिसका मैं आपको नाम लिया हूं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस पे कि प्रॉपर्टी को हम यूज करके क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।